हमारे आज के मेहमानों का एक छोटा सा परिचय देंगे। डॉक्टर शाहिस्ता मेज़बीन जयपुर राजस्थान की एक प्रमुख शैक्षिक और मीडिया पेशेवर है। वर्तमान में वह जेएलएन डिग्री कॉलेज में सहायक प्रोफेसर है और उर्दू में मास्टर डिग्री और पीएचडी की धारक है। डॉक्टर मेज़बीन ने 250 गज़लें और नज़में रचित की है और उनकी कई कृतियां आलोचकों द्वारा सराही भी गई है। तालियों के साथ हम मैम का मंच पर स्वागत करते हैं। अयूब खान बिस्मिल एक प्रसिद्ध शायर और साहित्यकार है। उन्होंने 2012 में शायरी की शुरुआत की और अब तब से ही वे अपने काव्य से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। अयूब खान की आने वाली किताबों में मयानी का खिरास और तेरे जिक्र से कई मुख्तलिफ शामिल है जो जल्द ही प्रकाशित होगी। तालियों के साथ हम सर का मंच पर स्वागत करते हैं। आज के हमारे तीसरे अतिथि है शमशुद्दुआ खान हकीम सर। एक प्रतिष्ठित कैलियोग्राफर, शायर, ट्रांसलेटर और टीचर है। उनकी शायरी में सूफीवाद और रूमानी तत्वों का गहरा प्रभाव है जो उनके कलम को एक अनूठी पहचान प्रदान करता है। वे शेरो शायरी के साथ साथ कागज पर शब्दों के कला रूप को उकेरने के लिए प्रसिद्ध है। तालियों के साथ हम सर का मंच पर स्वागत करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगी श्वेता तिवारी मैम से, चांद मोहम्मद सर से, हरीश पराशर सर से हमारे मेहमानों को भेंट करें। कार्यक्रम के मॉडरेटर पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार चांद मोहम्मद सर है। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं सर से निवेदन करूंगी कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। शुक्रिया शैली। हम आज उर्दू की महफिल सजाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक संजीदा विषयों पे चर्चा होती रही। इस बार का जो सब्जेक्ट रखा है उर्दू की बात अशआर के साथ, उर्दू कोशिश करेंगे कि उर्दू की बात कम और अशआर के ज़रिए उर्दू की बात ज़्यादा हो। खुशकिस्मती है हमारी कि जयपुर शहर के 3 नौजवान शायर हमारे बीच में हैं जो अपने अशआर, अपने कलाम पेश करेंगे। मैं खुद उर्दू के मामले में मेरा खुद का ज़ीरो है, हिंदी साहित्य से जुड़ा हूँ, तो शायद सही तरीके से इस चीज़ को मैं कंडक्ट भी नहीं कर पाऊँ, तो उसकी गुजारिश भी मैं शाइस्ता जी से करूँगा कि वो इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि सलीके से हवाओं मुझे खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं मुझे खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। तो आज उर्दू की बात होगी, अशआर के साथ होगी। मैं अब शाइस्ता जी से कहूँगा कि उर्दू की मिठास पे चंद बातें बोलते हुए अपना कलाम पेश करें। आदाब, नमस्कार, आप सभी का इस्तकबाल। बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा, बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीक़ा सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीक़ा सीखा। उर्दू ज़ुबान है सलीक़े की, अदब की। अभी मतलब मैं 2 दिन पहले ही दिल्ली से आई हूँ सार्क कंट्रीज़ के लिटरेचर फेस्टिवल में, जहाँ पर मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो वहाँ पर एक शायरी का भी एक सेशन था, तो मैंने इंग्लिश में पढ़नी थी ट्रांसलेशन, क्योंकि सब तरह के लोग हैं बाहर के, तो उनके समझ आए नहीं आए, लेकिन मैंने पढ़ी इंग्लिश में। फिर उसके बाद में वहाँ पर लोगों को मालूम था कि उर्दू में पढ़ते, तो वहाँ से लोगों ने कहा कि आप उर्दू में पढ़िए। मैंने कहा समझ में नहीं आएगी, कई लोगों के बोले नहीं आप पढ़िए। तो आप यकीन जानिएगा वहाँ पर लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई और बोलने लगे, कई लोगों के बोले कि हमें समझ नहीं आई, लेकिन ज़बान की जो मिठास थी और जो शायरी थी, बोले कि बहुत खूब लगा, बहुत अच्छा लगा। तो वाकई में हमें यकीन हुआ कि उर्दू ज़बान अच्छी और बेहतरीन है, और हम बाइसे फ़ख्र इस बात को लेकर हैं कि हमें थोड़ी बहुत उर्दू ज़बान आती है। चलिए
सर का हुक्म है कि शायरी ज़्यादा है, तो सुनेगा कुछ अशार के। अपना मिजाज यूं ना बहुत चिड़चिड़ा रखें, अपना मिजाज यूं ना बहुत चिड़चिड़ा रखें, छोटी कोई जो बात करे दिल बड़ा रखें, छोटी कोई जो बात करे दिल बड़ा रखें। और देखिए कि पहले कदम बढ़ाना सिखाया गया मुझे, पहले कदम बढ़ाना सिखाया गया मुझे, फिर अपनी हद में रहना बताया गया मुझे, फिर अपनी हद में रहना। ये गर्ल्स के लिए ख़ास तौर पर है कि उनको बताया जाता है कि आपको आगे भी बढ़ना है, आगे बढ़ने के साथ साथ आपको अपनी हुदूद, अपनी लिमिट्स में भी रहना है। तो पहले कदम बढ़ाना सिखाया गया मुझे, फिर अपनी हद में रहना बताया गया मुझे। और औरत हूँ मेरे दम से है सब रौनक़े जहाँ, औरत हूँ मेरे दम से है सब रौनक़े जहाँ, यूं ही नहीं ज़मीं पे उतारा गया मुझे, यूं ही नहीं ज़मीं पे उतारा गया मुझे। और हर ज़ाविये से छिपने की कोशिश भी की मगर, हर ज़ाविये से छिपने की कोशिश भी की मगर, हर सिमत हर तरफ से पुकारा गया मुझे, हर सिमत हर तरफ से पुकारा गया मुझे। और मुझ में हजार ऐब गिनाता है हर दफा, मुझ में हजार ऐब गिनाता है हर दफा, हो खामियों से जैसे नवाजा गया मुझे, हो खामियों से जैसे नवाजा गया मुझे। और शाइस्ता तेरे जैसा तो है ही नहीं कोई, शाइस्ता तेरे जैसा तो है ही नहीं कोई, ये कह के आसमां पे चढ़ाया गया मुझे, ये कह के आसमां पे चढ़ाया गया मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद शायरी होगी, चलती रहेगी, हम आगे की तरफ जानिब चलें। आप बढ़ाएं इस चीज को सिलसिले को। चलिए, तो नाज़रीन हमारे साथ में शम्सुद्दोहा हकीम साहब, अयूब बिस्मिल साहब, ये बेहतरीन शायर हैं, बेहतरीन शोरा हजरात हमारे दरमियान में बैठे हैं। इनकी शायरी, इनके अदब में तो ये अगर ये कहूँ कि उस्ताद शोरा है तो वाकई में ये बात गलत नहीं होगी। तो चलिए अयूब बिस्मिल साहब, आपसे सवाल है हमारा। जैसा क्या जी, शायरी तो हमें ज़्यादा सुननी है, लेकिन एक सवाल ये कि उर्दू से आपका जुड़ाव किस तरह से हुआ और आप खुद को उर्दू ज़बान से किस तरह से मुंसलिक देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मैं ज़बानों को नाम से बांटने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, चाहे आप हिंदी बोलें या मैं उर्दू बोलूं, आप मेरी ज़बान समझेंगे और मैं आपकी ज़बान समझूंगा। बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो उर्दू के आप इस्तेमाल करते हैं, रोज़ इस्तेमाल करते हैं, और मेरे दिन भर की बोलचाल में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो हिंदी के हैं, शुद्ध हिंदी के हैं, लेकिन मैं अपनी ज़बान में उनको इस्तेमाल करता हूँ, अपनी शायरी में इस्तेमाल करता हूँ। तो ज़बानों को नामों में नहीं बांटा जाए। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और हम हिंदुस्तानी बोलते हैं। तो अब सबसे पहली बात तो यह है कि इसको नामों से नहीं बांटा जाए। जी दुरुस्त। अब आप बताइए। अब हम चाहते हैं कि आप अपनी खूबसूरत गज़ल हमारे सामने के नजर करें। वहाँ से पढ़नी है, यहीं से पढ़नी है, जैसा आप ठीक समझें। आप बताइए। नहीं, हम नहीं कह रहे, ये आपके ऊपर है। और हम गुजारिश करते हैं जो लोग किताबों के दरमियान घूम रहे हैं, कुछ वक्त हमारे साथ भी गुजारें। हेलो, एक मतला और एक शेर से शुरुआत करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि कलम खामोश है, लफ्जों से जंग जारी है। कलम खामोश है, लफ्जों से जंग जारी है। ये कैफियत सी मेरे दिल पे आज तारी है। क्या कहने, वाह। और तुम्हारा जिक्र हुआ और आंख भर आई, तुम्हारा जिक्र हुआ और आंख भर आई। ये एक लम्हा मेरी जिंदगी पे भारी है, वाह। ये एक लम्हा मेरी जिंदगी पे भारी है। बहुत शुक्रिया। एक मतला और दो शेर और देखिए जी। अर्ज करता हूं कि क्या लगाई है बताओ मेरे सर की कीमत। क्या लगाई है बताओ मेरे सर की कीमत। आज देखूंगा तुम्हारे भी हुनर की कीमत।
क्या कहने क्या वाह। लगाई है बताओ मेरे सर की कीमत, आज देखूंगा तुम्हारे भी हुनर की कीमत, और जो बुलंदी से गिरा आके जमी पे आखिर, वाह। जो जो बुलंदी से गिरा आके जमी पे आखिर, वो परिंदा तुम्हें बतलाएगा पर की कीमत। क्या कहने वाह। जो बुलंदी से गिरा आके जमी पे आखिर, वो परिंदा तुम्हें बतलाएगा पर की कीमत। क्या कहने और शेर जो कहता हूं कि सिर्फ छत और दीवारों को नहीं कहते घर, सिर्फ सिर्फ छत और दीवारों को नहीं कहते घर, जाके परदेश में समझा हूं मैं घर की कीमत। जाके, क्या कहने वाह। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सिर्फ छत और दीवारों को नहीं कहते घर, जाके परदेश में समझा हूं मैं घर की कीमत। यकीनन आप परदेश जाते हैं तो आपको एहसास हुआ। बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं एक मतला। और शेर देखिए, अर्ज करता हूं कि यादें समेट कर उन्हें एल्बम नहीं किया, यादें यादें समेट कर उन्हें एल्बम नहीं किया, यानी के गुजरे वक्त का मातम नहीं किया। वाह वाह। क्या यादें, बहुत शुक्रिया। यादें समेट कर उन्हें एल्बम नहीं किया, यानी के गुजरे वक्त का मातम नहीं किया। और आप लोगों के लिए शेर के मुझसे बिछड़ के वो भी किसी और की हुई। अच्छा वाह। यादें समेट कर उन्हें एल्बम नहीं किया, यानी के गुजरे वक्त का मातम नहीं किया। और मुझसे बिछड़ के वो भी किसी और की हुई, मैंने भी अपने आप को गौतम नहीं किया। क्या कहने, आजकल यही जमाना है बेशक। मुझसे मुझसे कोई बिछड़ किसी के, के लिए बहुत मरता शुक्रिया नहीं है। वाह। बहुत शुक्रिया। मुझसे बिछड़ के वो भी किसी और की हुई, मैंने भी अपने आप को गौतम नहीं किया। क्या कहने वाह। बहुत जमाने शुक्रिया। के हिसाब से बिल्कुल सही है। क्यों? बिल्कुल सही है, पसंद भी आया ना लोगों को। किसी ने भी गौतम नहीं किया अपने आप को, वो बिछड़ गई तो फिर दूसरा रास्ता देखा। चलिए साहब, मतलब और शेर देखिए, अर्ज करता हूं कि जाना वो तेरा रूठ के एक बार अचानक, जाना वो तेरा रूठ के एक बार अचानक, यानी के हुई जिंदगी दुश्वार अचानक। क्या कहने वाह। जाना वो तेरा रूठ के एक बार अचानक, यानी के हुई जिंदगी दुश्वार अचानक। और पाँव में थकन बांध के चलने का हुनर सीख, अच्छा। पाँव में थकन बांध के चलने का सीख। हुनर सीख, मिलती नहीं है मंजिलें हर बार अचानक। वाह वाह। क्या पाँव में, बहुत शुक्रिया। पाँव में थकन बांध के चलने का हुनर सीख, मिलती नहीं है मंजिलें हर बार अचानक। और एक गजल पेश करता हूं। देखिए, एक शायर अपनी तर्जुमानी कर रहा है कि वो किस तरह से शेर कहता है और कितनी मुश्किलों से और वो शेर कह के और आप लोगों के लिए सुनाता है। अर्ज करता हूं कि कितनी रातें जाग के हमने लहू जलाकर शेर कहे, कितनी रातें जाग के हमने लहू जलाकर शेर कहे, और लोग समझते हैं हमने बस कलम उठाकर शेर कहे। क्या कहने वाह बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। कितनी रातें जाग के हमने लहू जलाकर शेर कहे, लोग समझते हैं हमने बस कलम उठाकर शेर कहे। और सभी के गम को अपना समझा, अश्क बहाकर शेर कहे। सभी के गम को अपना समझा, अश्क बहा के शेर कहे। सबकी खुशी में शामिल होकर गले लगाकर शेर कहे। क्या कहने वाह। सबकी खुशी में शामिल होके गले लगाकर शेर कहे। और एक मतलब और देखिए, अर्ज करता हूं कि तन्हाई से ऊब गए तो फिर घबराकर शेर कहे, तन्हाई से ऊब गए तो फिर घबराकर शेर कहे। और बैठ गए जब यारों में तो ज़ौम में आकर शेर कहे। क्या कहने वाह। तन्हाई से ऊब गए तो फिर घबराकर शेर कहे, और बैठ गए जब यारों में तो ज़ौम में आकर शेर कहे। और आपकी तरह देखिए हम भी दफ्तर वफ्तर जाते हैं,
आपकी तरह शांत साहब, आपकी तरह देखिए हम भी दफ्तर वफ्तर जाते हैं, काम से थक कर घर पर आए, घर पर आकर शेर कहे। क्या कहने, वाह। आपकी तरह देखिए हम भी दफ्तर वफ्तर जाते हैं, काम से थक कर घर पर आए, घर पर आकर शेर कहे। और कभी तो लिख दी कड़वाहट सब जीस्त की हमने कागज पर, जीस्त यानी जिंदगी। कभी तो लिख दी कड़वाहट सब जीस्त की हमने कागज पर, और कभी तखय्युल यादों से उनकी महका कर शेर कहे। क्या कहने, कभी तखय्युल यादों से उनकी महका कर शेर कहे, और भरी बज़्म में तन्हा तन्हा खोए खोए रहते हैं। भरी बज़्म में तन्हा तन्हा खोए खोए रहते हैं, अक्सर हमने महफिल में भी नजर बचाकर शेर कहे। बहुत शुक्रिया। अक्सर हमने महफिल में भी नजर बचाकर शेर कहे। और ये एक शेर मेरी खुद की तर्जुमानी के, कमरे में बीवी बच्चे भी होते हैं ये सोच के हम, कमरे में बीवी बच्चे भी होते हैं ये सोच के हम, रात को चुपके से उठ बैठे लैंप जलाकर शेर कहे। क्या कहने, वाह, रात को वाह। चुपके से उठ बैठे लैंप जलाकर शेर कहे। और शेर सुनिए कि सहरा लिखा बेटे का और मेहंदी लिख दी बेटी की। सहरा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सहरा लिखा बेटे का और मेहंदी लिख दी बेटी की, यानी बच्चों को भी सीने से लिपटा कर शेर कहे। क्या कहने, बहुत वाह, शुक्रिया। वाह। सहरा लिखा बेटे का और मेहंदी लिख दी बेटी की, यानी बच्चों को भी सीने से लिपटा कर शेर कहे। और बिस्मिल हमने जो भी कहा है तजरिबात पर मबनी है, मबनी यानी आश्रित। बिस्मिल हमने जो भी कहा है तजरिबात पर मबनी है, मीठी यादें साथ रखी और तल्ख बुलाकर शेर कहे। और आपकी तरह देखिए हम भी दफ्तर वफ्तर जाते हैं, काम से थक कर घर पर आए, घर पर आकर शेर। बहुत क्या खूबसूरत शेर आपने कहे हैं। बहुत शानदार बिस्मिल साहब, माशाल्लाह। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल मैं करना चाहूँगा, हाँ, जो हमारे जो तीसरे मेहमान हैं शमशुद्दोहा साहब से, कि गज़ल की जो शुरुआत हुई थी वो माशूक और आशिक और माशूका की एक बातचीत की शुरुआत थी, और आज जो देखें कि उसमें हर सब्जेक्ट किसी न किसी रूप में कवर होता है। ये गज़ल का जो बढ़ता दायरा है, और आज मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई भी ऐसा सब्जेक्ट रहता होगा जो गज़ल से अछूता रहता होगा। इस सब के फैलाव के पीछे आप क्या रीज़न मानते हैं, ये बताते हुए अपना कलाम पेश करें। सभी सुनने वाले और बैठे हुए लोगों को मैं बड़े दिल से उनको आदाब कहता हूँ। और सबसे पहले तो जैसा भाई ने, चांद मोहम्मद साहब ने फरमाया कि उर्दू गज़ल जो शुरू हुई वो गज़ल के लुग़वी मानी यानी डिक्शनरी में जो मानी दिए हुए हैं, उसका मतलब ही यह है कि अपने महबूब से मोहब्बत की बातें करना। और अगर गज़ल को यानी औरतों से बातें करना, अपने महबूब से बात करना। अब गज़ल को अब किस तरीके से बात की जाए कि अदब से बात करना, तमीज़ से बात करना, मोहब्बत से बात करना, शराफत से बात करना, और न जाने क्या क्या होता था। पहले गुल्लू बुलबुल की दास्तान हुआ करती थी गज़ल, लेकिन फिर उसके बाद इसमें तमाम तरह के मज़ामीन यानी विषय वस्तु जो हुई इसकी, उसको समो दिया गया। इसमें सामाजिक, आर्थिक यानी इक़्तिसादी, माशी, समाजी, इस्लाही यानी सुधारवादी, इस तरह के सभी तरह के मज़ामीन इसमें शामिल किए जाने लगे। और गज़ल हर दिल की, हर, ये समझ लीजिए मैं यूँ कहूँ कि हर एक शख्स की आवाज़ बन कर के उभरी। और उर्दू शायरी की जो कलीमुद्दीन साहब ने फरमाया था कि उर्दू शायरी की आबरू बन कर के जो गज़ल जो भी है इस दुनिया के अंदर, अगर गज़ल सुनता है तो वो उससे मोहब्बत ज़रूर करता है। मेरे शायर में वहीं पढ़ूं तो अच्छा लगेगा। देखिए, हूँ तो मैं उर्दू का तालिब इल्म, अभी तक विद्यार्थी ही मानता हूँ मैं अपने आप को। हालांकि काफ़ी अरसे से मैं जिस घराने से आता हूँ मैं उसका थोड़ा सा परिचय आपको देना चाहता हूँ। मेरे दादा मोहतरम मौलाना कमर वाहिदी, जिन्हें अल्लामा इकबाल, जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है, वो अपने यहाँ बुलाया करते थे, लाहौर जाया करते थे।
और जिस घराने से मैं आता हूं वहां पर तकरीबन 55 साल से हर महीने एक मुशायरा जरूर होता है, एक मिसरा दे दिया जाता है। आज तक वो रिवायत हमने कायम कर रखी है। तो मैं ये शेर पढ़ूंगा जो भी है, मैं उसी जिम्न में वहां से चलती है। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं, पढ़ूं? सबसे पहले तो मैं मेरे मुल्क हिंदुस्तान से किस तरह की मोहब्बत मेरे दिल के अंदर है, मुझे वो एक वाकया याद आ रहा है फिर दादा का मैं अर्ज कर दूं। जब 1947 में यहाँ से लोग अपना घर छोड़ करके जा रहे थे तो हमें भी हमारे दादा से ये कहा गया कि आप भी यहाँ से चले जाइए। वो गवर्नमेंट टीचर थे, आप भी चले जाइए यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं मरूंगा और यहीं की मिट्टी में दफन होऊंगा। और उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हैं, जितनी नौकरी की है मैंने उससे डबल पेंशन लूंगा। तो उन्होंने 22 साल नौकरी की थी और 44 साल पेंशन ली थी। आप ये देखिएगा कि वो उनकी 106 साल की उम्र में डेथ हुई थी। उर्दू अकादमी के भैरव सिंह सरकार ने उस वक्त उनको चेयरमैन भी बनाया था, पहले चेयरमैन वही बने थे। तो मैं शेर पढ़ता हूं, देखिएगा कि जब पूछा गया मुझसे क्या शे है मोहब्बत, जब पूछा गया मुझसे क्या शे है मोहब्बत, हाथों ने मेरे मुल्क की तस्वीर बना दी, हाथों ने मेरे मुल्क की तस्वीर बना दी और हर दिल से नफरतों को मिटाने के वास्ते, हर दिल से नफरतों को मिटाने के वास्ते, मिटाने के वास्ते कुछ तुम उधर से आगे बढ़ो कुछ इधर से हम, कुछ तुम उधर से आगे बढ़ो कुछ इधर से हम। अब शेर पढ़ूं गजलों के? शेर पढ़ता हूं, देखिएगा नई गजल है बिल्कुल, तहत में पढ़ूं ना। घर में जो सोचकर नहीं होते, घर में जो सोचकर नहीं होते, फैसले कारगर नहीं होते, फैसले कारगर नहीं होते। घर में जो सोचकर नहीं होते, फैसले कारगर नहीं होते। राब्ते खुद बनाने पड़ते हैं, राब्ते, राब्ते मतलब संपर्क, राब्ते खुद बनाने पड़ते हैं। आजकल नामाबर नहीं होते, आजकल नामाबर नहीं होते और जिंदगी रोज बढ़ते जाते हैं, जिंदगी रोज बढ़ते जाते हैं। गम तेरे मुख्तसर नहीं होते, गम तेरे मुख्तसर नहीं होते। और एक गजल जो है, मैं एक स्कूल जा रहा था, उस दिन मेरे एक लफ्ज मेरे जहन में आए, इसमें मैंने हिंदी और उर्दू दोनों को मिला करके मैं पढ़ देता हूँ। अय्यूब भाई, उस गजल को पढ़ने की मेरी कोशिश है कि मैं पढ़ दूं उसको। हिंदी का एक लफ्ज मेरे जहन में आया, उर्दू का तो तालिब इल्म हूं, उर्दू का विद्यार्थी हूं, लेकिन हिंदी का एक लफ्ज आया बिरमण। तो मैंने कोशिश की कि उसको इनको काफियों में ढाल करके शेर कहे जाएं। तो मैंने एक नई गजल एक तरीके से कही थी, उसको मैं पढ़ता हूं, देखिएगा, सब लोग शरीक हो जाइएगा। तेरी यादों में भ्रमण कर रहे हैं, तेरी यादों में भ्रमण कर रहे हैं, तेरी यादों में भ्रमण कर रहे हैं। तेरा दीदार हर क्षण कर रहे हैं, तेरा दीदार हर क्षण कर रहे हैं। तेरी यादों में बिलमर कर रहे हैं, तेरा दीदार हर क्षण कर रहे हैं। और शेर सुनिएगा चांद भाई, देखिएगा, ये दिल क्या जान भी तुझ पर है कुर्बान, ये दिल क्या जान भी तुझ पर है
कुर्बान, तुझे जीवन भी अर्पण कर रहे हैं, तुझे जीवन भी अर्पण कर रहे हैं। और ये शेर भी खास तौर से जितने लोग बैठे हैं उनकी सबकी शिरकत चाहता हूं। तुझे जीवन भी अर्पण कर रहे हैं, तू दिल में और आंखों में समाया, तू दिल में और आंखों में समाया, तू दिल में और आंखों में समाया, मेरे जज्बात घर्षण कर रहे हैं, मेरे जज्बात घर्षण कर रहे हैं। और नजर आ या दरो दीवार में तू, मालिक को भी समझ सकते हैं। नजर आया दरो दीवार में तू, हम आंखों को भी दर्पण कर रहे हैं, हम आंखों को भी दर्पण कर रहे हैं। और मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, ये शेर मैं उनके कदमों में रखना चाहता हूं। कदम उन के ही मंजिल ने है चूमे, कदम उनके ही मंजिल ने है चूमे, जो उल्फत में समर्पण कर रहे हैं, जो उल्फत में समर्पण कर। माशाल्लाह, बहुत खूब शमशुद्दुआ हाकिम साहब, आपने बेहतर अंदाज में अपने कलाम की प्रस्तुति दी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फिर हम शाइस्ता जी की तरफ आएंगे और पहले ये जानना चाहेंगे कि गज़ल में जो वज़न होता है, रदीफ काफ़िया, उनकी काफ़ी कुछ अहमियत होती है, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालते हुए कोई एक अच्छी सी गज़ल तरन्नुम में आप भी पेश करें। जी देखिए, गज़ल में जो रदीफ काफ़िया होता है उसके बगैर गज़ल कहीं ही नहीं जा सकती, फिर वो गज़ल नहीं होती अगर रदीफ काफ़िया उसमें नहीं है। काफ़िया पैमाए रदीफ, आप मतलब नज़्म कह सकते हैं, आप उसको कविता कह सकते हैं, लेकिन उसको गज़ल नहीं कह सकते। गज़ल के लिए ज़रूरी है उरूज़ जो होते हैं, जैसे कि एक ग्रामर होती है वो पूरी उसमें चलती है, तभी एक ले उसमें आती है। अगर आप तहत में भी पढ़ें, तरन्नुम में भी पढ़ें, तो आपको अपने आप समझ में आती है। जो अदब थोड़ा भी समझते हैं, शायरी, तो उनके समझ में आती है कि ये गज़ल है। और से आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि लोग ऐसे ही बंदिश कर देते हैं, तुकबंदी कर देते हैं और कह देते हैं कि गज़ल। और गालिब की गज़ल, कई ऐसे अशार जिनको मतलब आप देखें ग्रामरली बहुत ज़्यादा मिस्टेक, गलतियाँ उसमें होती है, लेकिन चिपका देते हैं ऐसे सोशल मीडिया पर कि गालिब का है, जॉन एलिया का है, लेकिन वो सही नहीं है। उसमें रदीफ और काफ़िया होना ज़रूरी है। तो हम भी वहाँ से पढ़ेंगे ज़रूर। जी जी। पहले कुछ तहत में अशार हम पढ़ दें। जी, बाज आ जाओ अपनी हरकत से, बाज आ जाओ अपनी हरकत से, कह रही हूं बहुत शराफत से, कह रही हूं बहुत शराफत से। और ये जहां है अभी भी मर्दों का, ये जहां है अभी भी मर्दों का, औरतें रह रही बगावत से, औरतें रह रही बगावत से। ये जहां है अभी भी मर्दों का, औरतें रह रही बगावत से।
और जिस्म मेरा है मेरी मर्जी है। ये चला था, लेकिन हम इसको सही नहीं समझते कि जिस्म मेरा है मेरी मर्जी है, कह रही है बहुत शराफत से, कह रही है बहुत नजाकत से, भी इसको कह सकते हैं, कह रही है बहुत नजाकत से। और सच में बर्बाद ना हो जाए वतन, सच में बर्बाद ना हो जाए वतन, झूठ ही झूठ की सहाफत से। और बहुत शुक्रिया। मुफ्त में होते हैं बदनाम, कभी सोचा है, मुफ्त में होते हैं बदनाम, कभी सोचा है। कई लोग ऐसे हो जाते हैं बदनाम, कब निकलता है कोई नाम, कभी सोचा है। और तुम तो बन जाओगे खुद पार सा सब कुछ करके, तुम तो बन जाओगे खुद पार सा सब कुछ करके, किसके सर थोपोगे इल्जाम, कभी सोचा है, किसके सर थोपोगे इल्जाम, कभी सोचा है। और कैसे बढ़ती है अचानक से किसी की कीमत, कैसे बढ़ती है अचानक से किसी की कीमत, कैसे गिरते किसी के दाम, कभी सोचा है, कैसे गिरते किसी के दाम, कभी सोचा है। और अब देखें तरन्नुम से, तू मुझको भूल जाएगा, मुझे पहले पता था सब, तू मुझको भूल जाएगा, मुझे पहले पता था सब, तू किस्तों में सताएगा, मुझे पहले पता था सब, मुझे पत्थर बनाएगा, मुझे पहले पता था सब, मुझे पत्थर बनाएगा, मुझे पहले पता था सब, मुझे हरदम रुलाएगा, मुझे पहले पता था सब, तू सब कुछ छोड़ कर मेरी कहानी सच बनाएगा, तू सब कुछ छोड़ कर मेरी कहानी सच बनाएगा, मुसीबत में बचाएगा, मुझे पहले पता था सब। बहुत शुक्रिया। वो अब मिलने न आएगा, नए किस्से सुनाएगा, वो अब मिलने न आएगा, नए किस्से सुनाएगा, बहाने फिर बनाएगा, मुझे पहले पता था सब। अरुण से नमस्ते। भटक जाऊंगी जब भी मैं, तुझे आवाज दे लूंगी, भटक जाऊंगी जब भी मैं, तुझे आवाज दे लूंगी, तू ही रास्ता
मुझे पहले पता था सब, जहां हम गुनगुनाते थे, जहां आंसू बहाते थे, जहां हम गुनगुनाते थे, जहां आंसू बहाते थे, वहीं तू घर बनाएगा, मुझे पहले पता था सब। अरुण जोशी सर का इस्तकबाल, खैर मकदम। मुझे पायल दिलाएगा, मेरी चूड़ी भिलाएगा, मुझे पायल दिलाएगा, मेरी चूड़ी भिला। ये पायल दिलाने वाले शेर पे ही लाइट गई थी, मेरे ख्याल से ऊपर वाले की भी मर्जी नहीं है कि वो आपको पायल दिलाए। शायद सही है कि मेरे नखरे उठाएगा, मुझे पहले पता था सब। हालांकि मतलब मेरे शोहर को तो कुछ भी इन चीज़ों की समझ नहीं है, तो वो खुद ही लानी पड़ती है। मुझे अपना बनाएगा, मुझे दिल में बसाएगा, मुझे अपना बनाएगा, मुझे दिल में बसाएगा, भरम फिर टूट जाएगा, मुझे पहले पता था सब। बहुत शुक्रिया। अब आखिरी शेर है इसका कि मैं मुरझा जाऊं फूलों सी, बिखर जाऊं मैं मोती सी, मैं मुरझा जाऊं फूलों सी, बिखर जाऊं मैं मोती सी, तरस फिर भी न खाएगा, मुझे पहले पता था सब। इसलिए लड़कियों अपनी इज्जत करो, अपने आप को संभाल कर रखो। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, बहुत शानदार कलाम, हर किसी को इमोशनल भावुक कर गया ये कलाम। अब मैं फिर कुछ सिलसिला हल्का सा आगे बढ़ाते हुए अयूब खान बिस्मिल साहब से कहूँगा कि एक तरन्नुम में नहीं पढ़ पाएंगे तो कुछ चंद अशार आप पेश करें इस जवाब के साथ कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत से शेर और अशार कहे जाते हैं और कहा जाता है कि वो शेर हैं, और जैसा कि अभी शाइस्ता जी ने भी बताया अभी कि गालिब और बड़े बड़े मशहूर शायरों के नाम से जो शेर कहे जाते हैं, इन सब को लेकर आपका क्या मानना है कि कौन सा ऐसा वो पैमाना है जिस पे आम पाठक समझ सके कि नहीं यार ये गालिब का नहीं, किसी गली के गालिब का शेर है? देखिए, एक आम पाठक के लिए समझना बड़ा मुश्किल है कि ये वाकई में गालिब का शेर है या किसी और का है, लेकिन मैं कहूँगा कि जिसको अदब से, साहित्य से थोड़ी सी भी मोहब्बत है, तो फिर वो जब गहराई से उस चीज़ को पढ़ता है, समझता है, तो उसको एक अंदाज इस चीज़ का हल्का सा हो सकता है कि नहीं ये शेर है तो ये एक मीटर में है या एक छंद में है। असल में शायरी का, चाहे वो हिंदी कविता हो या उर्दू गज़ल हो, ये दोनों चीज़ें एक लय पे, एक छंद पे चलती हैं। और उसी तरह से हमारे पुरानी फिल्मी गीत जो थे वो भी एक लय पे और एक छंद पे लिखे हुए थे। तो मेरे ख्याल से एक सीधा सा एग्जाम्पल ये है कि पुराने गीत आप लोगों को बहुत अच्छे लगते थे मेलोडी के साथ,
और नए गीतों में आपको वो मजा नहीं आ रहा, तो वो यही कमी है कि आज के गीतों में मीटर, बहर या छंद वो चीज मौजूद नहीं है जो चीज के पुराने शायर गीत लिखते वक्त रखते थे। तो अगर किसी को भी शेर सुनना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि ये सब सीखे, लेकिन अगर कोई खुद शेर कहना चाहता है, कोई कविता कहना चाहता है, तो देखिए पानी में कूदने से पहले स्विमिंग तो सीखनी ही पड़ेगी, वरना डूबने का खतरा हो जाता है। तो ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब मैं हमारे सामने जो बैठे हैं उनसे कहूंगा कि बजाय सवाल पूछने के, या पूछ भी सकते हैं, कुछ आपकी डिमांड हो तीनों में से कि किस सब्जेक्ट पे किस तरह का या किन से कौन सा अशआर सुनना है आप। नहीं, हम सिर्फ सुनने वालों में शामिल हैं यहाँ भी। मेरा सवाल ही है सर। मेरा नाम प्रियंका है। आपने जैसा कहा कि गालिब की गज़ल है, उनके शेर है, या फिर कई बार हम सुनते हैं कि कबीर ने ये दोहा कहा, पर ये उनका होता नहीं है, किसी और ही कबीर ने कहा होता है जो कि गली का होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और मुझे लगता है पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं जब से ओपन माइक का कल्चर आया है ना। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि हम जॉन एलिया को जानते हैं, जॉन एलिया के शेर गज़ल को जानते हैं, लेकिन वहीं पे ऐसे युवा कवि कह लीजिए, युवा गज़लकार कह लीजिए, वो लोग आते हैं, जॉन को फॉलो करते हुए आते हैं, उनके तौर तरीके को फॉलो करते हैं आते हैं, लेकिन सिगरेट पीते हुए कुछ भी कह के चले जाते हैं, उन्हें बिना जाने, उन्हें बिना पहचाने या पढ़े। तो आप लोगों का क्या नज़रिया है और आप लोग क्या सोचते हैं कि पिछले आगे 10 या 15 साल में इस चीज़ का क्या हाल होगा? और जो हमने कहा था कि हमारी जो उर्दू भाषा है और ये बस कुछ लोगों में रह गई है, आगे जाके ये क्या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी या सिर्फ 1 या 2 लोग ही रह जाएंगे? दूसरा ये कि स्विमिंग, आपने कहा स्विमिंग तो सीख ही लें अगर आप तैरने जा रहे हैं। तो स्विमिंग सीखने की मैंने कोशिश की थी, तो उस पर 2 लाइनें हैं कि अपने वादों से देखो मुकरना नहीं, अपने वादों से देखो मुकरना नहीं, जान मेरी जमाने से डरना नहीं, जान मेरी जमाने से डरना नहीं, दिल कहे तो ही आना सनम साथ में, दिल कहे तो ही आना सनम साथ में, तुम मोहब्बत दिखावे की करना नहीं। क्या बात है, क्या बात है, दिखावे की करना नहीं। आपने जब सवाल किया था तो मुझे उस वक्त अंदाज हो गया था कि आप शेर कहती हैं। आपने शेर कहने की शुरुआत कर दी है और आप ओपन माइक में भी जा रही हैं, और ओपन माइक में जो ये आप बदइंतजामी और ये कुछ भी पढ़ देना ये देख रही हैं, उससे आपका दिल खुश नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, इससे अदब का फायदा भी हुआ है और नुकसान भी हुआ है। सारे ओपन माइक ऐसे नहीं हो रहे हैं जहां बस इसी तरह की शायरी हो रही है कि जिसका कोई सिर या पैर नहीं हो। बहुत सारी संस्थाएं जयपुर शहर में भी हैं, जयपुर के अलावा और भी जहां ये ओपन माइक चल रहे हैं या मुशायरे हो रहे हैं वहां भी हैं। जयपुर में भी कम से कम 20-25 ऐसे ओपन माइक्स संस्थाएं हैं जो अच्छे शायरों को बुला रहे हैं, या उनके पास जो लड़के आ रहे हैं, अगर वो नए नए भी आ रहे हैं शुरू में और उन्होंने कुछ सीखा भी नहीं है, तो वहाँ पे जो सीनियर शायर आते हैं, हाकिम भाई भी कई मरतबा जाते हैं ओपन माइक्स में, मैं भी जाता हूँ, शाइस्ता भी जाती हैं, और हमारे शहर के और भी शायर हैं जो जाते हैं। तो जो लोग नए सीखने वाले हैं वो उनसे राब्ता करते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, और सीखने सिखाने का सिलसिला धीरे धीरे चल निकलता है। तो ऐसा नहीं है कि साहित्य या उर्दू ज़बान का या हिंदी ज़बान का आने वाला वक्त ख़राब है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की शायरी का वक्त ख़राब है, बाकी जो साहित्य से और अदब से मोहब्बत करता है उसके लिए कोई भी वक्त साहित्य का या अदब का ख़राब आने वाला नहीं है। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग और चांद साहब जैसे अदब से मोहब्बत करने वाले लोग जब तक हैं, जब तक हम यहाँ बैठेंगे, 1000 बार बैठेंगे और बार बार बैठेंगे और ऐसी महफिलें सजाते रहेंगे। शायरी पढ़ दो यार। नमस्कार, मेरा नाम सक्षम अग्रवाल है। मैं ये जानना चाह रहा था कि इस अब तक जितने बड़े शायर हैं जो पिछली पीढ़ी से आते हैं, जो अभी तक भी शायरी कर रहे हैं,
ऐसे बड़े शायर की जिनके कलाम लोगों को मुंह ज़बानी याद होते हैं, ऐसे बड़े शायर जिनका बड़ा नाम है, वो अगली पीढ़ी में हमें क्यों नज़र नहीं आते? इसके पीछे क्या ऐसा है कि वो पहुंच नहीं पा रहे, या ऐसा कुछ क्रिएट ही नहीं हो रहा कि जो उस क्वालिटी को मैच कर सके? इस पे देखिए, शायर बड़ा या छोटा ये पैमाना तो मेरी नज़र में अच्छा नहीं है। पैमाना ये होना चाहिए कि शेर अच्छा है या ख़राब है, सबसे पहली बात। और आपने जो कहा कि आज के दौर में जो अच्छे शायर या बड़े शायर नहीं हो रहे, तो ऐसा मेरे ख्याल से नहीं है। मैं कई लड़कों को, मेरे फेसबुक फ्रेंड है, उनको जानता हूँ और बहुत अच्छे अच्छे शेर कह रहे हैं, बिल्कुल नई उम्र के लड़के, 18 साल, 20 साल, 22 साल। एक लड़का है, मेरे नाम जहन से निकल गया, बहुत अच्छा शेर उसने अभी कहा कि मुझे देखो कि क्या करना नहीं है, मुझे देखो कि क्या करना नहीं है, मैं सब हारे हुओं का देवता हूं। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा शेर है, लेकिन समझने वाला भी होना चाहिए कि इसने क्या बात कह दी, कितनी अच्छी बात कही है। लोग कहते हैं कि मुझे देखो, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने आज तक ये करा, ये तारीफ। उसने उस चीज को नेगेटिव में कहा कि मुझे देखो कि क्या करना नहीं है, यानी मैं सब कुछ वो काम कर चुका हूं जिससे नाकाम हो जाते हैं, मैं सब हारे हुओं का देवता हूं। तो बहुत अच्छा शेर है, और 20 साल के लड़के ने कहा, तो ऐसा नहीं है, हो रहा है। एक शेर और है, ये भी एक बिल्कुल नौजवान लड़के का है कि जिसे तुम बावरा कहती थी राधे, जिसे तुम बावरा कहती थी राधे, महाभारत जिताकर आ गया है। पूरी महाभारत का सारे इन 2 मिसरों में आप समझिए, महाभारत में कृष्ण का रोल सबसे बड़ा है। तो बहुत आसान जबान में उसने बहुत बड़ी बात कह दी, जिसे तुम बावरा कहती थी राधे, महाभारत जिताकर आ गया है। तो शेर कहने वाले हैं सोशल मीडिया पे, अगर फेसबुक पे आपको 1000 शायर ऐसे मिलेंगे जो बेसिर पैर की शायरी कर रहे हैं, तो नए लड़कों में 18 से 25-30 साल की उम्र के लड़कों में 50 और 100 लड़के ऐसे भी मिल जाएंगे कि बहुत अच्छे शेर कह रहे हैं, बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, बस हमें ढूंढना है और उनको पढ़ना है। सर, मैं एक शेर शायरी सुनाना चाहूँगा। मुझे पता नहीं है शेर है या शायरी, मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है इसकी, पर सुना रहा हूँ, मुझे पता है। तुम सफ़ेद साड़ी में लाल बिंदी मत लगाया करो, तुम सफ़ेद साड़ी में लाल बिंदी मत लगाया करो, कसम से एम्बुलेंस जैसी दिखती हो, कसम से एम्बुलेंस जैसी दिखती हो। एम्बुलेंस तो घायलों को ले जाती है और तुम घायल ही कर जाती हो। बस यही कहना चाहूंगा। ये असल में सोशल मीडिया की शायरी है, अदब की शायरी ये नहीं है। और यूं भी कह सकते हो कि ये लकड़ बग्गा है, शेर अब बनेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि आप लोग साहित्य को, अदब को समझने वाले हो। जितने भी लोग बैठे हो काफी हैं, बहुत हैं, समझ रहे हो, उसको सुन भी रहे हो और उसके बारे में सवाल भी कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा जो है मैं नजरिया देख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं राजस्थान पत्रिका को धन्यवाद देना चाहूँगा इस साहित्य सेवा के लिए। कितना बढ़िया आपने यहाँ गुलदस्ता सजाया है। और मुझे याद है कुछ 5-6 साल पहले राहत इंदौरी साहब जयपुर पधारे थे किसी कवि सम्मेलन में, तो मैं मिलने गया था, एक इंटरव्यू मैंने छोटा सा लिया था। तो अंत में उनकी मैंने कहा था कि जो नए शायर हैं या नए कवि यहाँ हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो उन्होंने बड़ा अच्छी बात कही थी कि आज के जो नए शायर हैं या नए लिखने वाले हैं, वो लिखना तो बहुत चाहते हैं लेकिन पढ़ना नहीं चाहते। तो ये प्रॉब्लम आज भी है। तो मैं आप मन से चाहूंगा कि आप ये बताएं नए जो शायरी करने वालों को या नए लिखने वालों को कि किस चीजों का ख्याल रखें और किस तरह से लिखें तो बेटर रहेगा। अनलेस वो अपने वो व्हाट्सएप शायरी चलती रहेगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा। इस बारे में आप जरा ज्ञान दें। हेलो, आपने राहत भाई का जिक्र किया। मेरी खुशनसीबी है कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। जब भी जयपुर आए हैं मेरी मुलाकात ज़रूर हुआ करती थी उनसे, और अपने बेटे की तरह से मुझे प्यार करते थे।
एक दफ़ा मैं किसी मुशायरे में एक साथ था, किसी बड़े शायर के साथ, तो उन्होंने भी यही जो आपने अर्ज़ किया, जो आपने फरमाया, मैं उसी बात को अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि शायरी करना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। इसलिए कि शायरी करने से पहले अगर आप पढ़ेंगे तो ही शेर अच्छा कह सकेंगे, क्योंकि और हम लोगों को ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम कॉपी पेस्ट वाला काम जो आजकल चल रहा है, पढ़ नहीं रहे हैं, हम सुन भी नहीं रहे हैं। हम एक तो मूवी मेकर बने हुए हैं, लेकर के कैमरा बना लिया और चल गए, बस ये वही पेश कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। किताबों से दोस्ती करनी पड़ेगी, तभी जाकर के अच्छी शायरी कर सकता है आदमी, वरना तो आप कुछ भी करते रहें, कोई सुनने वाला नहीं है। कभी कभी आपसे कोई अच्छा शेर हो जाएगा, वाकई नहीं होगा। तो मुताला जरूरी है। मुताला कहते हैं अध्ययन, उसको जरूरी। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मुझे 2 पेज जरूर पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, बगैर उसके नींद ही नहीं आएगी। तो ये रोजाना का अपना बनाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद किसी अच्छे, जो इसमें महारत रखता है, जो इसमें दक्ष है, जो इसमें एक्सपर्ट है, उससे सलाह लेनी है, उसको दिखाना है कि आपने क्या कहा है। वो आपको उरूज और बलागत और फसाहत से आपको मुलाकात कराएगा आपकी, और वो आपको सिखाता चला जाएगा कि कौन सी चीज़ कैसे, कितनी मात्राएं होती हैं, क्या होता है, और कौन सी बहर है, कौन सा, कहाँ पे अलीफ गिरेगा, कहाँ पे अलीफ उठेगा, और इस तरह की चीज़ें बहुत सारी। जब आप इस मैदान में आ रहे हैं, जैसा भी अयूब भाई ने कहा कि पहले तैरना सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही मैदान में उतरना पड़ेगा। तो पहले बात तो ये। दूसरी बात ये है कि भाषाओं पे आपको कमांड हासिल करना पड़ेगा। आप अभी जैसे मैडम ने इन्होंने पढ़ा जमाना। अब जमाना कहना था, लेकिन इन्होंने जमाना पढ़ा, तो जम जाती है कोई चीज, जैसे डल झील जम जाती है ना, वहां पे वो बात हो गई, जमाना है वो। तो उसको तलफ़ुज़, जिसे आप उच्चारण कहा करते हैं, उसको जरूर ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। आप लोग अगर उर्दू का पढ़ना चाहते हैं तो आप उस पे यूट्यूब पे मुझे देख सकते हैं। मैंने अलीफ बेते से ले अल्फ़ाबेटिकल पूरा का पूरा पढ़ाया है। गवर्नमेंट का प्रोग्राम था उसमें, मिशन ज्ञान का, उसके अंदर उसमें मैंने शुरू से अलीफ बेते से लेकर के और ये तक पूरी की पूरी सब पढ़ा है। आप उसे ई कक्षा उर्दू देखेंगे, आपको उसके अंदर पूरा का पूरा मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की ज़रूरत है कि अब हमें इस शायरी की महफिल को यहीं विराम देना होगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों नौजवान शायरों का कि इन्होंने इस महफिल को इतना खुशनुमा बनाया कि हर यहाँ गुजरता हुआ शख्स सीधा निकलने के बजाय बैठ के उन्होंने शेर सुनना पसंद किया। हेलो, डॉक्टर शाहिदा महज़बीन, अयूब खान बिस्मिल साहब और शमशुद्दुआ साहब का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आखिर में इस शेर के साथ कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने हमें बुलाया। उससे पहले मैं शैली से कहूँगा कि वो एक बार इनको गिफ्ट और वो बताएं। बहुत बहुत मैं एक कुछ कह देता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हम इस काबिल समझा, इस काबिल तो नहीं है, लेकिन आपकी नज़रों ने हमें इस काबिल समझा। आपका हुस्न ज़न है, आपकी नज़रों की इनायत है कि हम लोगों को यहाँ बुलाया। और मुझे दाग का वो शेर याद आ रहा है कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। और मुझे मेरे दादा का शेर याद आता है कि लगी जिसके मुंह फिर छूट सकी ना उससे, कमर कितनी मीठी है उर्दू ज़बां भी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। अब मैं निवेदन करूंगी तस्नीम खान मैम से, राखिया जिला मैम से, हमारे मेहमानों को भेंट करें। अभिषेक तिवारी सर से भी निवेदन करूंगी।
अब मैं हरीश पराशर सर, अभिषेक तिवारी सर से निवेदन करूंगी कि हमारे मेहमानों को भेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।